सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। 102 शरपसंदों का ट्रायल भी किया जा रहा है। आपको आगाह किया जा रहा है मुल्क भर में 17 फौजी अदालतें कायम की गई हैं। डीजीआईएसपीआर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, जैसा कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और मजीद क्या देख रहे हैं, आप क्या मजीद डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं? देखें, इसमें बहुत वाज़ेह पैगाम दे दिए गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको जो है वो बिल्कुल कतन किसी सूरत जो है वो माफ नहीं किया जाएगा, और जो शवाहिद जो कि ये कहा जा रहा है कि अनडिनाइबल एविडेंसेस मौजूद हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनको सजाएं दी जाएंगी। और ये बड़े वजाहत की गई है इस हवाले से कि जिन लोगों के ट्रायल हो रहे हैं उनके पास अपील का हक हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पास अपील का हक मौजूद है। और दूसरा ये भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया गया है कि ये 9 मई का वाक़या जो है वो एक सानहा था और इसको सानहे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये भी डिसाइड जो पहले से किया हुआ उसको भी दोबारा आज डीजीआईएसपीआर ने रीएम्फसाइज किया है कि पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान आर्मी जो है वो ए पॉलिटिकल है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में किसी किस्म के तौर पर शरीक नहीं होगी। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि अगर बात करना चाहते हैं तो ये आपस में जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस हवाले से जो भी गुफ्तगू है वो खुद कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने जो बात की है, जो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स और उनके साथ जो दीगर अफसरान हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। और मेजर जनरल रैंक जो कि 2 स्टार जनरल होते हैं उनके सरबराही के अंदर 2 मेजर जनरल्स ने इन सारे वाक़े की इंक्वायरी की है और उस इंक्वायरी के नतीजे में इन सारे लोगों को जो है उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से डीजीआईएसपीआर की जानिब से मुकम्मल तौर पर एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है और हर हाल में जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, मजीद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं इसको एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस समझता हूँ 3 एतबार से। पहली बात ये कि जिस तरह आपके नुमाइंदे ख़ुसूसी इमरान साहब ने बताया कि इसमें ये बताया गया है कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश थी, नंबर 1, और इसके सबूत मौजूद हैं और 100 से ज़ायद अफराद इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं और उसमें किसी इदारे, रैंक या ख़ानदानी वाबस्तगी की कोई तफरीक नहीं की जा रही और आला तरीन अफसरान की भी जो फैमिलीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पहली बात। दूसरा पहलू ये है कि इस जो हिकमत अमली है उसके 3 पहलू थे। एक पहलू ये था कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान के हवाले से तशवीश में मुब्तला किया जाए और आलमी दबाव पाकिस्तानी रियासती इदारों पर लाया जाए ताकि अपना सियासी मुस्तकबिल और अपने आप को सजा से बचाया जा सके। ये बहुत अहम पहलू है। और तीसरा पहलू ये है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है कौमी सलामती के हवाले से कि पाक फौज की क़यादत, उसके रैंक एंड फाइल अफसरों और जवानों के दरमियान गलत फहमी पैदा की जाए, उनके मोराल को कम किया जाए और आवाम और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा की जाए। तो ये 3 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे जिसका एक एस्पेक्ट आपने 9 मई को देखा। तो अब होगा क्या? 3 चीजें मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो पैगाम है इस वक्त, वो जो पैगाम दिया गया है वो हमारे अदालती निज़ाम को दिया गया है कि फौज के अंदर भी जो काली भेड़ें थीं उनको न सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि करार वाकई सजा भी दी जा रही है। तो फौज ये तवक्को करती है कि जो दीगर अदालतें हैं वो भी, जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वो भी किसी आलमी दबाव या सियासी मफाद के ज़ेर असर आए बगैर एक ट्रांसपेरेंट और ड्यू प्रोसेस चलाएं और जो लोग मुलविस हैं इस एंटी स्टेट एक्टिविटी में उनको करार वाकई सजा दें। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जो मुल्क और कौम की कौमी सलामती है
उसको लीगली हैंडल किया जाएगा और उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सियासी मसाइल मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान हैं वो उन्होंने मिल बैठ के आपस में तय करने हैं कि मुल्क कैसे चलाना है, लेकिन कौमी सलामती के हवाले से किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना उसको भुलाया जाएगा। जी ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से DGI-SPR की जानिब से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है सानह 9 मई को ना तो भुलाया जाएगा ना जिम्मेदारों को मुआफ़ किया जाएगा, तमाम मुलव्विस अफराद को सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो या किसी भी इदारे से हो। तो क्या देख रहे हैं आपके मजीद जो है डेवलपमेंट जो है वो होने वाली है, मजीद सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी? देखें, ये अगर आपको याद हो तो 15 मई को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, फिर उसके बाद ये तकबीर शोहदा पाकिस्तान 25 मई को हुआ, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांड कॉन्फ्रेंस, हर एक पे एम्फेसाइज किया गया कि जो प्लानर्स एग्जीक्यूटर्स हैं उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए फौज अपना किरदार हर हालत में अदा करेगा। और अगर आपने देखा तो इसी वजह से ये जो बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि अगर आप इनको सजा नहीं देते हैं, अगर इनको छोड़ देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि फिर नेक्स्ट टाइम कुछ अर्से के बाद कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कोई और गिरोह, कोई और जत्था उठता है और वो इसी तरह शुरू कर देता है, देन ये इसका कोई रोकने वाला तरीका नहीं होगा। इसलिए पहली दफा में ऐसे सजा दीजिए कुछ लोगों को जो वाकई प्लानिंग एग्जीक्यूटिव में शामिल हैं, उनको देख के इंसाफ के तकादे पूरे करते हुए अगर उनको मिलिट्री कोर्ट से सजा होती है तो उसके बाद आप देखें कि ये फिर सेकंड ये जो भाम कर दिया गया कि उसके बाद पता नहीं क्या होता है, सिर्फ एक्सपीडाइट होता है ये केस, इसको सिविल कोर्ट की तरह 6-6 साल नहीं लगते हैं, बल्कि ये 3-4 महीने में फाइनल कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि फिर आपके पास और रेमेडी है, आप हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन जिन्होंने किया उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फौज ने अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कतई कलामी की माजरत ये फरमाएगा कि एक तासुर ये भी बनना था कि वो रहनुमा जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया उसके बाद तो शायद कोई कार्रवाई ना की जाए, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि रहनुमाओं का पार्टी छोड़ना उनका इनफरादी अमल है, जो मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एब्सोल्युटली, ये तो पोलिटिकल उनकी अपनी पोलिटिकल मर्जी है कि वो आके बात करते हैं, छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, क्या करना है, इसमें तो फौज का कोई अमल दखल नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स का विद देयर ओन इंडिविजुअल पार्टी के साथ है कि आपने क्या करना है, आना है, नहीं करना। और आई एम श्योर कि इसके बाद भी अगर उनके पास केसेज हैं तो वो सिविल कोर्ट में जरूर चलेंगे। ये हुकूमत वक्त का वक्त मतलब है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है, इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है कि देखना कि उनके जो थे ऑफेंसिव थे वो क्या कोई इतने ज़्यादा सीरियस थे या वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड थे या वाकई उन्होंने ऑफेंसिव किया। अगर ऑफेंसिव किया कोर्ट, लेकिन वो सिविल कोर्ट्स होंगे। इसलिए मेरे ख्याल में ये भाम, क्योंकि खत्म श्योर ऐसा नहीं होगा, वो आए हैं, उन्होंने अपनी गलतियों में एहसास किया, पार्टी छोड़ी है, बट अब इट इज अप टू पॉलिटिकल पार्टी, जो हुकूमत वक्त है उनकी मर्जी है कि वो केसेस को देखते हैं कितने सख्त केसेस है, कितने गलतियाँ की हैं, अकॉर्डिंग दे विल डेल्ट बाय दैट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाएगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है फौजी अदालतों को लेकर, अगर फैसला कुछ इस तरह से आ जाता है कि जो सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई नहीं होगी तो फिर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखें, ये तो अब हुकूमत और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिसीजन कैटेगोरिकल आ जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जा सकते तो दैट इज डिफरेंट। मेरे ख्याल में अब इसको देखना ये कि ये कैसे होता है, कितना जेल किया जाता है, क्या किया जाता है। बट एक बात देखें, याद रखें कि इसमें वो केसेस में डिपेंड करता है कि किस किस्म के, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो क्या फैसला करे। डू दे गो फॉर द रिव्यू पिटीशन, ये देखना है कि वो रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये फिर उनको उस पर प्लान करना पड़ेगा। जी, ये भी बताइएगा कि जिनके केसेस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में अगर चलते हैं तो किन किन सज़ाओं का जो है वो तयन किया जा सकता है और क्या सज़ाएं हो सकती हैं अगर माजी में भी देखा जाए अगर इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं? देखिए, इनमें डायरेक्ट रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, इट कैन बी फ्रॉम 2 years to 5 years, 10 years, डिपेंडिंग ऑन द उनके जो ऑफेंस की वो क्या थी, कितनी सख्त ऑफेंस उन्होंने किया है, ये ज़्यादा मैटर करता है। दैट इज बाकी तो ये, लेकिन खुदा ना खासा सजाए मौत ये भी चीजें नहीं होती, वो तो आपने जो APS केसेज है उनमें बहुत लोगों को सजाए मौत होने से दैट इज अ डिफरेंट केस।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाएगा कि एक और चीज़ वाज़ेह की गई आज DGISPR की जानिब से कि जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं उनको जो हाईलाइट किया गया और झूठी उनमें पुरानी वीडियो चलाई गई थी। गालिब राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सन है 9 मई को ना भुलाया जाएगा, न जिम्मेदारों को मुआफ़ किया जाएगा। तमाम मुलविस अफराद को सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। रुकावटें डालने वालों से अवाम की हिमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तहकीकात से साबित हुआ 9 मई के मनसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। शरअंगेज़ बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। घिनौने बयानियों के बावजूद दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान एतमाद के रिश्ते में दरार नहीं डाली जा सकती। DGISPR की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं सर इन सारे मामलात को? वाज़ेह कर दिया गया कि कोई भी मुलव्वस होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और जो स्पेशली मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, अगर ये कह दिया जाता है कि ट्रायल नहीं होगा फौजी अदालतों में, तो फिर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि ट्रायल नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर नहीं होगा, क्योंकि लॉ तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसको हमने आर्मी अलग से इंस्टीट्यूशन तो नहीं है कि वो उसको नहीं मानेगी, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन आर्मी का जो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होना है इन तमाम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जो ऑनस्लॉट पाकिस्तानी कौम पे चल रही है इस वक्त, उसमें इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिसकी जिम्मेदारी में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी आती है। अभी आज जो DGISPR ने बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ इस बारे में दिया कि अगर 9 मई के परपेट्रेटर्स या उसके प्लानर्स या एग्जीक्यूटिव्स जो थे, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उनको करार वाकई सजाएं नहीं दी जाती, तो मेरे ख्याल के अंदर आने वाले दिनों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंडिविजुअल जिसकी कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस भी होंगे तो वो भी कल उठ के मिलिट्री की तनसीबात पे हमलावर होगा और उसके पास एक प्रेसिडेंस होगा, एक इस तरह की कैवियट होगा कि इससे पहले भी हुआ है। तो लिहाजा मेरे ख्याल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी शायद इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए फैसला सादर करेंगे और जो भी फैसला उनका होगा वो किसी भी इदारे के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो सर आंखों पे ही होता है सुप्रीम कोर्ट का। एक तो ये हो गया। जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ बहुत वक्त की इसकी इंतहाई अहम जरूरत है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक एलिमेंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसके तहत मिस इन्फॉर्मेशन या मिस परसेप्शन फैलाई जाती हैं। तो पिछले कोई 9 मई से लेकर अब तक एक बड़ी एक ऑनस्लॉट जारी थी जिसमें दो मकासद थे कि एक इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को उजागर करना कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान खुदा ना खास्ता कोई तफरका है या दराड़ है, वन, और सेकेंडली पाकिस्तान आर्मी जो है वो किसी हद तक उस तरह की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उसमें नहीं रही, क्योंकि कौम उसके जो है वो साथ नहीं खड़ी, क्योंकि उनको ये यकीन हो चला है कि जो 9 मई के वाकयात थे खुदा ना खास्ता उसके पीछे खुद आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स जो हैं या आर्म फोर्सेस शामिल थी। तो ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये वक्त की इंतहाई अहम जरूरत थी और मेरे ख्याल में ये शायद DGISPR का जो प्रोफेशनल कैरियर है उसके अंदर भी सबसे मुश्किल तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सवाल सहाफियों ने नहीं छोड़ा कि जिसके मुताबिक एक कौम के अंदर, एक अवाम के अंदर एक बड़ी हार्डन किस्म की मिसपरसेप्शन जो है वो रूट ना पकड़ चुकी है। तो जिस मिसपरसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आज DGISPR ने भी क्लियर किया कि जो इंसानी हुकूक की पामालियों का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसमें झूठी वीडियोस भी चलाई गई और दिखाई भी गई। क्या समझते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पैगाम तो वाज़ेह चला गया, लेकिन ये जो सिलसिला है मिस इन्फॉर्मेशन का, ये मिसगाइड करने का लोगों को, वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा आपको इसके बाद? जी बिल्कुल। देखिए, जो आपकी जो इस वक्त तो बैनुल-अक़वामी सियासत जो चल रही है उसमें इस तरह के जो नारे हैं, स्पेशली आपके जो ह्यूमन राइट्स के मुतालिक है, उसके अब बड़े वाज़ेह किस्म के डिवाइड आपको नजर आते हैं। अभी मैं उसकी छोटी सी मिसाल इंटरनेशनल लेवल पे आपको दूं तो मोदी ये भी अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर अमेरिका ने उनके साथ मिलकर एक स्टेटमेंट दी कि जिसमें पाकिस्तान को कहा गया, मुतनब्बे किया गया कि उसकी सॉइल जो है वो किसी की सूरत जो है वो टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमेरिका ने इस चीज को कतई बिलाए ताक रख दिया कि ये वही मोदी है कि जिसको उसने खुद अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी थी, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का बड़ा एक समझा जाता था कि उसने बड़ा उसको नुकसान पहुंचाया और गुजरात में उसने मसाकर किया तो मुसलमानों का। इसके साथ साथ जो आपके कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके मुतालिक भी मोदी की जो पोजीशन है, एक्शन है, वो दुनिया को मालूम है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, दुनिया को सच्चाई यकीनी तौर पर मालूम होती है। बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे।
अब आपको खबर दें, सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी है। कायम-मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं। यहाँ हम डेवलपमेंट है, मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वक़ार आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो इस वक्त उम्र की शहादत हासिल कर रहे हैं और कायम मकाम जो सदर हैं सादिक संजरानी, उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी बिल है उसकी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को जो है वो मुंतकिल हो गया। इलेक्शन एक्ट 2017 की 57 और 58 में जो है वो तरमीम की गई थी। इसके साथ साथ जो 5 साल की नाअहली से मुतल्लिक जो 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होगी वो अब सिर्फ जो है वो 5 साल तक होगी, जबकि नाअहली की मुद्दत जो है वो सजा के दिन से ही जो है वो जब सजा अनाउंस की जाएगी वहां से शुरू हो जाएगी और उसकी भी बाकायदा तौर पर जो है वो कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने जो है मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया और ये नाफिजुल अमल जो है वो हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया आपका वक़ार। खबर यह है, स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है। इसी इजाफे के बाद बुनियादी शरह सूद 22% हो गई है। आज अहम इजलास बुलाया गया था स्टेट बैंक की जानिब से। हंगामी इजलास में यह फैसला किया गया। नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है स्टेट बैंक की जानिब से और इस पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद में 1% इजाफा किया गया है, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद अब 22% हो गई है। मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज मिना पहुंच गए। मिना में खैमों की बस्ती आबाद हो चुकी है। आज़मीन आज रात मिना में ही क़याम करेंगे। आज़मीन हज कल नमाज फजर अदायगी के बाद मिना से मैदान इरफात के लिए रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। रुकन आज़म अदा करने के बाद हजाज कराम कंकरियाँ जमा करेंगे। हजाज कराम कल रात मुज़ल्फ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। मनासिक हज का आगाज हो गया है। आज़मीन हज मिना पहुंच गए हैं। मिना में खैमों की बस्तियां आबाद हैं। आज़मीन आज रात मिना में ही क़याम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।